आइए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जिसने भारतीय व्यापार जगत का चेहरा ही बदल दिया। धीरूभाई अंबानी। जीरो से शुरू करके एक ऐसा विशाल साम्राज्य खड़ा करना जो आज भी अचंभित करता है। ये सफर जितना प्रेरणादायक है उतना ही कई सवालों और विवादों से भी घिरा रहा है। तो आज के इस विश्लेषण में बिना किसी पक्षपात के सीधे तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि आखिर ये साम्राज्य बना कैसे। ठीक है, तो आइए इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। साम्राज्य की शुरुआत, रिलायंस का निर्माण, वो मशहूर बेयर कार्टेल क्लैश, विभाजित विरासत और अंत में उनका गहरा सांस्कृतिक प्रभाव। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, साम्राज्य की शुरुआत, चोरवाड़ से बॉम्बे तक का सफर। और ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से उनके शुरुआती सफर को दर्शाती है। 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में एक स्कूल टीचर के घर धीरूभाई का जन्म हुआ। 1950 के दशक के मध्य में वो अदन चले गए, जहां उन्होंने गैस स्टेशन पर पेट्रोल वेंडर के रूप में काम किया। और फिर 1958 में अपने खुद के बड़े सपनों के साथ व्यापार शुरू करने के लिए वो वापस भारत लौट आए। इन 2 तस्वीरों को देखिए, ये इस कहानी के असली पैमाने को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती हैं। एक तरफ बंबई के नरसिना स्ट्रीट का वो 350 स्क्वायर फुट का छोटा सा कमरा है। सोचिए, सिर्फ एक टेलीफोन, 3 कुर्सियां और काम में मदद के लिए मात्र 2 असिस्टेंट। और दूसरी तरफ वही कंपनी 2012 तक दुनिया की टॉप 100 फॉर्च्यून 500 कंपनियों में शामिल हो गई, जिसके 2.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी हैं। ये विरोधाभास सच में हैरान करने वाला है और बताता है कि ये उपलब्धि कितनी विशाल थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रिलायंस का निर्माण और उसकी नींव कैसे रखी गई। 1958 में अदन से लौटने के बाद जो पहली शुरुआत हुई उसका नाम था मार्जिन। ये धीरूभाई और उनके चचेरे भाई चंपकलाल दमानी की पार्टनरशिप थी। उनका मकसद यमन को मसाले एक्सपोर्ट करना और वहां से पॉलिएस्टर यार्न इंपोर्ट करना था। लेकिन ये साझेदारी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और 1965 तक टूट गई। कहा जाता है कि दोनों के व्यापार करने के तरीके और स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था और यहीं से धीरूभाई ने अकेले ही अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का बड़ा फैसला किया। तो सबसे अहम बात यह है कि वर्ष 1977 भारतीय कॉरपोरेट इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी साल धीरूभाई अंबानी रिलायंस का आईपीओ लेकर आए, यानी कंपनी को पब्लिक किया। ये सिर्फ एक कंपनी का शेयर बाजार में उतरना भर नहीं था, इसने भारतीय शेयर बाजार के काम करने के तरीके और आम लोगों के निवेश की पूरी दुनिया को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब रुख करते हैं तीसरे हिस्से का, बेयर कार्टेल क्लैश। यह हिस्सा किसी हाई स्टेक्स कॉर्पोरेट थ्रिलर से कम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। 1988 में कलकत्ता के कुछ स्टॉक ब्रोकर्स के समूह, जिसे द बेयर कार्टेल कहा गया, उन्होंने रिलायंस के शेयर्स को गिराने के लिए भारी शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। लेकिन जवाब में फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस कहे जाने वाले ब्रोकर्स के एक दूसरे ग्रुप ने धड़ाधड़ उन शेयरों को खरीदना शुरू कर दिया। ये तनाव इतना बढ़ गया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को पूरे 3 दिनों तक बंद रखना पड़ा। बाद में पता चला कि बेयर कार्टेल को बहुत ऊंचे दामों पर शेयर खरीदने पड़े और कमाल की बात यह है कि धीरूभाई अंबानी ने खुद उन्हें वो शेयर सप्लाई किए, जिससे उन्हें इस पूरे खेल में भारी मुनाफा हुआ। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी घटना के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए। एक व्यापारी के पास संकट के समय इतना भारी कैश फ्लो आया कहां से? तब तत्कालीन वित्त मंत्री ने संसद में खुलासा किया कि 1982-83 के दौरान रिलायंस में 220 मिलियन रुपीस का बड़ा निवेश हुआ था और ये पैसा आइल ऑफ मैन में रजिस्टर्ड शेल कंपनियों के जरिए आया था। इन कंपनियों के नाम भी बड़े अजीब थे, क्रोकोडाइल, लोटा और फियास्को। और ताज्जुब की बात यह थी कि इन सभी कंपनियों के प्रोमोटर्स का सरनेम एक ही था, शाह। इतने बड़े खुलासे के बाद हड़कंप मचना तय था और फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पूरे मामले की बहुत गहराई से जांच की। लेकिन इस जांच का जो निष्कर्ष निकला वो हमें बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखना चाहिए। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट एकदम साफ थी। उन्हें रिलायंस या उनके प्रमोटर्स की तरफ से किए गए किसी भी अनैतिक या गैरकानूनी काम का कोई सबूत नहीं मिला। आइए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, विभाजित विरासत। यहां हम उनके जीवन के आखिरी सालों और उत्तराधिकार की बात करेंगे। इस टाइमलाइन को देखें तो फरवरी 1986 में उन्हें पहला स्ट्रोक आया था, जिसके कारण उनका दाहिना हाथ काम करना बंद कर दिया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी समय उन्होंने रिलायंस का पूरा नियंत्रण अपने बेटों मुकेश और अनिल को सौंप दिया था। मतलब कमान बहुत पहले ही नई पीढ़ी के हाथों में जा चुकी थी। इसके कई साल बाद 24 जून 2002 को उन्हें दूसरा स्ट्रोक आया।
वो कोमा में चले गए और अंततः 6 जुलाई 2002 को 69 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके निधन पर देश भर में शोक की लहर थी। उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, देश ने इस बात का एक प्रतिष्ठित प्रमाण खो दिया है कि कैसे उद्यम की भावना से प्रेरित एक साधारण भारतीय अपने ही जीवन काल में क्या कुछ हासिल कर सकता है। ये शब्द उनके कद और प्रभाव को बहुत गहराई से बयां करते हैं। हालांकि उनके जाने के बाद परिस्थितियां काफी बदल गईं। नवंबर 2004 में मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात को स्वीकार किया कि मालिकाना हक को लेकर उनके और अनिल के बीच कुछ मतभेद चल रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि इस विशाल साम्राज्य का बंटवारा हो गया। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कमान बतौर सीईओ मुकेश अंबानी के पास आ गई और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का नेतृत्व बतौर चेयरपर्सन अनिल अंबानी ने संभाल लिया। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, द पॉलिएस्टर प्रिंस, यानी उनका सांस्कृतिक प्रभाव। धीरूभाई अंबानी का असर सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं था, समाज और संस्कृति पर भी उनकी गहरी छाप पड़ी। 1988 में द पॉलिएस्टर प्रिंस नाम से उनकी एक अनधिकृत बायोग्राफी लिखी गई थी, लेकिन उनकी विरासत को इतनी सख्ती से बचाया गया कि कानूनी कार्रवाई की धमकियों के चलते वो किताब भारत में कभी पब्लिश ही नहीं हो सकी। फिर बॉलीवुड फिल्म गुरु आई, जिसके बारे में सब मानते हैं कि वो उन्हीं की कहानी से प्रेरित थी। और इन सबसे ऊपर व्यापार और उद्योग में उनके अद्वितीय योगदान को देखते हुए जनवरी 2016 में उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, आखिर एक अकेले पेट्रोल वेंडर की विरासत आज भी आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस तरह आकार दे रही है। चोरवाड़ के उस छोटे से गांव से शुरू हुआ सफर और आज लाखों कर्मचारियों वाली ये विशाल कंपनी, ये कहानी हमें बताती है कि कैसे जुनून, हिम्मत और बेजोड़ रणनीतियों ने इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। और इसी गहरे विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।